चलें, we'll focus on lecture 20 today. 20 followed by 21. अब कल मैंने आपको बताया था, मैंने पूरी एडियाबैटिक प्रोसेस कर दी थी और एडियाबैटिक प्रोसेस करने के बाद मैंने उसके 3 इक्वेशंस डिराइव कर दिए थे और आपको उनके शॉर्ट फॉर्म भी बता दिए थे, लॉन्ग फॉर्म भी बता दिए थे. आई इवन टोल्ड यू दैट इफ यू आर गिवन द शॉर्ट फॉर्म, how can you determine the long form from those equations? It is not always that you would be given the full long forms. Then we know that in an adiabatic process delta u is equal to w, यानी q होता ही नहीं है, तो जो आपकी डेल्टा u की वैल्यू होगी वही आपकी w की वैल्यू होगी. इसको मद्देनज़र रखते हुए W के साथ मैंने इसका एक रिलेशन निकाल कर आपको दिखाया था, जो ये बॉक्स के अंदर इक्वेशन 1 है, जो आपका है RT2 माइनस RT1 अपॉन गैमा माइनस 1. ये गैमा माइनस 1 कहाँ से आया? ये डेल्टा यू CV डेल्टा T होता है. CV को सब्जेक्ट बनाया तो इन टर्म्स ऑफ गैमा माइनस 1 आया और R भी आया, और R को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ T2 माइनस T1 हमने आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प ली. अब क्योंकि ये वर्क फंक्शन RT2 माइनस RT1 है, हमें आइडियल गैस के रिलेशन से भी मालूम है दैट बाय डिफॉल्ट RT इज इक्वल टू PV, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू RT. तो अगर RT2 माइनस RT1 हो तो W इन अनदर फॉर्म कैन बी रिटन एज P2V2 माइनस P1V1. तो ये उसका दूसरा फॉर्म है. अब ये डिपेंड करता है कि आपके डेटा में आपको क्या मिला है. अगर आपके पास T है, T1 भी है, T2 भी है, पहला फॉर्म यूज़ करें. अगर आपके पास T नहीं है, V है और P है, तो आप दूसरा फॉर्म यूज़ करें. हाँ, अगर आप T और V से T1 और T2 फाइंड आउट करते हैं तो आप पहला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मेक अ डिफरेंस. मगर बात वही हुई कि फाइंड आउट करने के अंदर हो सकता है आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं हो, या इतना लंबा प्रोसीजर हो कि जब तक आपने फाइंड आउट किया आपका टाइम ख़त्म हो गया. तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा डेटा है और मैं किस तरह इसको सॉल्व करूं. बेस्ट तरीका तो यही है, जो मैं आपको बोल बोल कर थक गया हूं. क्वेश्चन आए, सबसे पहले 2 मिनट अपने ज़ाया कर दें, उससे ज़ाया नहीं होंगे. डेटा अपना लिख दें, एक कोने के अंदर लिख दें P1 V1 T1, P2 V2 T2. जो डेटा है उसको फिल कर दें, जो डेटा नहीं है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दें कि ये ढूंढना है. उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा. चलें, फिर मैंने आपको ये बताया था कि आम तौर पे क्या होता है कि V2 हमें गिवन, हमारे पास ये T2 का डेटा होता नहीं है, और जो V2 है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं. किस तरह एलिमिनेट करते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करके इसको, और आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन को आपस में मर्ज करते हैं तो एक नया रिलेशन आता है. ये इक्वेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेटली आपको इनका वन ऑफ दीज टू फॉर्म्स गिवन होगा. तो अगर आपके पास ये इक्वेशन है, W इज इक्वल टू P1 V1 गैमा माइनस P1 अपॉन P2 P1 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको V2 नहीं है. V2 को इन्होंने एलिमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ P2 एंड P1. V1 ज़रूर है, यानी ये वही इक्वेशन है जो एडियाबैटिक इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है, मगर उसके अंदर आपके पास V2 नहीं है. आपके लिए आपका इक्वेशन उन्होंने सिंपल कर कर दे दिया है. तो अगर आपके पास V2 का डेटा नहीं है, आप वर्क के लिए ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपके पास V1 भी नहीं है, कभी कभी होता है कि ना V2 है ना V1 है, तो अगेन वही बात हुई, P1 V1 की जगह आप RT1 लगाएं और इन टर्म्स ऑफ RT भी आप अपना इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस इन द आंसर. तो इसके लिए आपको कुछ डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है. अब बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक का मतलब है इट कैन टर्न मैनी वेज. एक ही कोई प्रोसेस है ना, वो कोई कितने भी डायरेक्शन ले सकती है. यानी अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, वो पहले एडियाबैटिक हो जाए, आइसोथर्मल हो जाए, आइसोथर्मल के फ़ौरन बाद वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाए, उसके बाद वो आइसोकोरिक हो जाए, उसके बाद कोई और प्रोसेस हो जाए, एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रही है तो उसको हम पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं. वो एक के ऊपर जाकर रुकती नहीं है. ऐसा जो मॉडल है, सच अ मॉडल इज अ मॉडल टू शो डिफरेंट प्रोसेसेस.
हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनाते क्यों हैं? हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस इसलिए बनाते हैं कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही वक्त पे हो रही है उनको हम शो कर सकते हैं। अब taking gamma as a constant, it is a process which represents the empirical relation. हमने हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या यूज करते हैं? गैमा को यूज करते हैं, यानी एडियाबैटिक इंडेक्स को यूज करते हैं। यहाँ पर हम एडियाबैटिक इंडेक्स को कांस्टेंट लेते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हमने डिराइव किया है, डिराइव कर हमें एक एम्पेरिकल रिलेशन मिली है, पीवी डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप ये थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड लाइन के अंदर पीवी डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ this is analogous to this equation. PV gamma is equal to constant, यानी आपने सिर्फ गैमा की जगह डेल्टा को फिट कर दिया है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि आपने एडियाबैटिक इंडेक्स की हेल्प ली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैमा की प्रोसेसेस हैं वही बात अब डेल्टा के साथ हो रही है। कई किताबों में इसको डेल्टा लिखा जाता है, कई किताबों में इसको एन लिखा जाता है। एन इज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, कंफ्यूज नहीं हुइएगा। अगर गैमा लिखा हो इट इज द सेम थिंग, अगर एन लिखा हो इट इज द सेम थिंग। फर्क सिर्फ इतना है, गैमा और एन लिखा जाएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, सॉरी गैमा नहीं, डेल्टा और एन लिखा जाएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, गैमा लिखा जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशंस जो पहले आपने एडियाबैटिक एक्सप्रेशन के लिए निकाले हैं वही चीज एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए निकल सकते हैं। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन सिमिलर इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड एज वर डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेसेस कीपिंग वी एंड टी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या था वर्क ढूंढने के लिए? वर्क ढूंढने के लिए P1 V1 इज इक्वल टू गैमा माइनस वन अपॉन P2 P1 गैमा माइनस वन गैमा माइनस वन। अभी मैंने आपको बताया है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर आप गैमा को बेस रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपकी गैमा होगी। अब गैमा को अगर आप बेस रखेंगे और आप अज्यूम करेंगे कि मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कर रहा हूं एंड गैमा इज इक्वल टू डेल्टा, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज दिस वेरिएबल गैमा। फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस द वर्क इंडेक्स वुड सिंपली बी डेल्टा माइनस वन, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। आर टी वन अपॉन डेल्टा माइनस वन, यहाँ पर क्या था आर टी वन अपॉन गैमा माइनस वन, गैमा वुड बी चेंज इनटू डेल्टा, दैट इज ऑल। और कोई मसला नहीं है, बिकॉज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज मेड फ्रॉम द एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको आपने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन भी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है और ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ये वर्क इंडेक्स दे दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस वर्क फॉर्मूला आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी वर्क फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, सिर्फ आपने गैमा की जगह डेल्टा लिखा हो। और ये भी वही रिलेशंस हैं जो एडियाबैटिक रिलेशंस अभी आपने बनाए थे, टीवी डेल्टा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये उसका एक फॉर्म है। टीपी वन माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज नथिंग न्यू, दीज आर दीज इक्वेशंस। ये देखें टीवी गैमा माइनस वन, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा टीवी डेल्टा माइनस वन, टीपी डेल्टा माइनस वन, पीवी डेल्टा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जस्ट लेट से मुझे इसको खोलना है, तो मैं क्या करूंगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 डेल्टा माइनस वन, सॉरी लेट मी जस्ट कंफर्म V2 V1 अपॉन V2 था, V2 हाँ सही था, आई सेड इट राइट। सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई वुड सिंपली राइट T2 अपॉन T1 is equal to V1 upon V2, either I would put delta minus 1 for a polytropic process. It is just linked with the adiabatic process, nothing else. एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है।
हीट जीरो, क्योंकि वहाँ पे हीट जो है ना रिमूव होती हीट है और ना गेन होती है। तो क्यू जीरो होता है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि वो एडिबैटिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस। हो सकता है उस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की एक प्रोसेस एडिबैटिक है मगर बाकी एडिबैटिक नहीं है। तो ये इनका डिफरेंस याद रख लें। कैन इजिली बी अ वाइवा क्वेश्चन, कैन इजिली बी अ रिटन क्वेश्चन। विल there be a polytropic process? Yes, there will be a Q in a polytropic process because polytropic process is not an adiabatic process. An adiabatic process, one part can be one part of a polytropic process. If adiabatic process is a part of a polytropic process, उस प्रोसेस के लिए क्यू नहीं होगा मगर ओवरऑल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्यू होगा। अगर मेरी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस 3 स्टेप की हो रही है, आइसोकोरिक हो रही है, आइसोथर्मल हो रही है, एडिबैटिक हो रही है। एडिबैटिक के लिए क्यू मैंने मान लिया क्यू जीरो है, बट व्हाट अबाउट द क्यू फॉर द आइसोबारिक एंड द आइसोकोरिक प्रोसेस? उनका क्यू तो होगा ना। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि अगर वर्क इंडेक्स और वो सेम है, गैमा और डेल्टा सेम है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्यू नहीं होगा। आई रिपीट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्यू होगा और क्यू इसका डिफाइंड होता है। ये आपको याद नहीं करनी है, ये डेरिवेशन से हुआ है कि किस तरह डिफाइन हुआ है मगर हमने रीअरेंजमेंट की है फर्स्ट लॉ को और क्यू को। और एक्सपर्ट्स ने फाइंड आउट किया है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है ना क्यू के लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का क्यू का फॉर्मूला सिंपली होता है डेल्टा माइनस गैमा, यानी पॉलीट्रोपिक इंडेक्स माइनस एडिबैटिक इंडेक्स अपॉन एडिबैटिक इंडेक्स -1। ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका क्यू होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स माइनस एडिबैटिक इंडेक्स अपॉन एडिबैटिक इंडेक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू। इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब 1 मिनट में बात करते हैं। फर्ज करो अगर मैंने आपको डेटा के अंदर गैमा दिया ही नहीं है, आप क्यू फाइंड आउट कर लोगे? क्यू आप बिल्कुल फाइंड आउट नो कर सर। लोगे, क्योंकि अगर आपको गैमा नहीं दिया गया हो, यकीनन सीपी या सीवी गिवन होगा। अगर दोनों गिवन है तो वेरी वेरी गुड, सीपी अपॉन सीवी करें, गामा आपको मिल जाएगा। एक फॉर्म। दूसरा फॉर्म यह है कि आपको गैमा डायरेक्ट मिल जा सकता है। तीसरा फॉर्म यह है आपको सीपी या सीवी में से एक वैल्यू मिली हो। फर्ज करें आपको सीपी मिली हो, 14 मिली हो सीपी, आपको सीवी नहीं मिली हो, आपको गैमा की वैल्यू ढूंढनी है। कोई मसला नहीं है, 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में आप मेयर्स इक्वेशन लगाएंगे। मेयर्स इक्वेशन दी गई इसलिए सीपी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर आपको मालूम है 8.314 होता है, सीपी आपको मालूम है 15 है। 15 माइनस आर करें, आपको सीवी की वैल्यू मिलेगी, गैमा की वैल्यू सीपी अपॉन सीवी मिल जाएगी। तो अगर आपको गैमा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिली हो तो प्लीज अपना क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सीपी और सीवी मिला होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर भी नहीं मिला हो तो अपनी डेटा शीट देखिएगा, डेटा शीट के अंदर कहीं ना कहीं मिला होगा। मैं जब भी क्वेश्चन बनाता हूं मैं उसको 4 दफा चेक करता हूं क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली आपको मिला होगा। मुझे बुलाकर ये नहीं पूछेगा कि इसमें सीपी की वैल्यू नहीं है, सीवी की वैल्यू नहीं है, गैमा कैसे ढूंढते हैं। ये क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपका जो बनता है, आपका पेपर मुझसे तकरीबन 7-8 घंटे में तो पेपर जाकर बनता है, उसको सॉल्व करता हूँ तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि इस पूरी प्रोसेस में कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक क्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एडिबैटिक प्रोसेस नहीं है। और क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू होगी सिंपली डेल्टा माइनस गैमा अपॉन गैमा -1। In other terms, it is going to be polytropic index minus adiabatic index divided by adiabatic index -1 multiplied by W। ये जो W है ये adiabatic index का W नहीं है। अगर आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो W किस चीज का होगा? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। और अभी मैंने आपको डिफाइन किया है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का W वैसा ही है जैसा एडिबैटिक प्रोसेस का W है, सिर्फ उसका फर्क ये है कि डेल्टा -1 लिखा जाएगा गैमा -1 की जगह। तो आप सिंपली ये रिलेशन यहां पर पुट कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये जो Q है,
हीट ट्रांसफर इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्या ये कोई और टर्म में लिखी जा सकती है, कोई और फॉर्म में लिखी जा सकती है? जी सर क्या सर प्रेशर? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है। एक यस इक्वेशन मैंने सर। आपको लिखी नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये Q यूं भी लिखी जा सकती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा माइनस गैमा अपॉन गैमा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय RT1 की जगह P1 V1 अपॉन डेल्टा माइनस वन, और फिर आपका P2 अपॉन P1 डेल्टा माइनस वन अपॉन डेल्टा माइनस वन इज गोइंग टू बी द सेम। तो ये RT1 की जगह P1 और V1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? बिकॉज यू आर अगेन अज्यूमिंग आइडियल गैस। बेस्ड ऑन द आइडियल गैस रिलेशन आप इसको P1 V1 लिख सकते हो। तो ये नहीं भूलिएगा कि जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस आइडियल गैस के ऊपर हो रही हैं। कल किसी ने मुझसे पूछा था रियल गैस के ऊपर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती रियल गैस के ऊपर, उसके ऊपर z की वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए आप कोई और इक्वेशन यूज करोगे, आप मे बी कोई और इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करोगे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जो मैं अभी लेक्चर 5 में आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए आप या तो पेंग रॉबिन्सन यूज करोगे, या आर के यूज करोगे, या एस आर के यूज करोगे। ये इक्वेशन प्योरली आइडियल गैस इक्वेशन है। या आप उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी चार्ट्स यूज करोगे, पॉसिबल नहीं है ये इक्वेशन यूज करने के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। दूसरी कंडीशन ये हुई ये मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरी कंडीशन ये हुई कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम। अगर ये चीज ओपन सिस्टम के लिए हो, नन ऑफ दीज इक्वेशंस आर वैलिड। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन में भी दे दिया फॉर एन ओपन सिस्टम, प्लीज मेरे वर्ड्स फोकस कीजिएगा। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, नंबर नहीं देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। मैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दे दूं अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, और मैं आपको ऊपर ही क्वेश्चन में लिख दूं इन एन ओपन सिस्टम, इन एन ओपन सिस्टम आइडियल गैस लॉ इज फॉलोड, ब्ला 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 कर कर आपको पूरा क्वेश्चन कर कर मैंने देख लिया। आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, इसके ऊपर नंबर होंगे, आपने सॉल्व करना शुरू किया। आपने क्वेश्चन के ऊपर ये देखा कि आइडियल गैस लिखी हुई है मैंने, सही है, पॉसिबल है। और अगर आइडियल गैस लिखता भी नहीं तो आप उसको बाद में फिर उसको फोकस करते। अब आपने ये सब तो देख लिया, मगर आपने ये नहीं देखा कि ऊपर क्वेश्चन में ओपन सिस्टम लिखा हुआ है। और अगर आपने क्वेश्चन ओपन सिस्टम के लिए कर लिए तो इसका मतलब है आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और मैं चेक ही कॉन्सेप्ट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितना है। तो मेरे लिए तो फिर चाहे आप पूरा वर्किंग भी करो, आंसर भी निकाल दो, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर एन ओपन सिस्टम। तो प्लीज क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़िएगा, देखिएगा कि कहीं ओपन सिस्टम लिखा है, कहीं आइडियल गैस लिखा है, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे जो फाइनल्स होते हैं वो डॉजी होते हैं, उसके अंदर ये एक एक वर्ड में चेंज करता रहता हूँ। तो ओपन सिस्टम लाजमी देखिएगा। दूसरी बात ये कि बिल्ड फर्ज अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अगर मैंने लिखा ही नहीं है ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, बाय डिफॉल्ट क्लोज सिस्टम, उस केस के अंदर कोई एरर ही नहीं है, आप क्लोज सिस्टम लो। बात समझ आई? यस सर। यस सर। चलें, अब ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही 4 प्रोसेसेस दिखा रही हैं। इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। This is showing the same 4 basic processes in a polytropic process way। यानी एक इक्वेशन के ऊपर 4 आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिखा रही हैं। प्लीज फॉलो मी। पहले इसके अंदर 2 चीजें हैं इस डायग्राम के अंदर, अब एक्चुअली 3 चीजें हैं। पहली तो ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को n लिखा हुआ है, पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी मैं बात कर रहा था कि n एंड गैमा मीन्स, n एंड डेल्टा मीन्स द सेम वे, सेम थिंग। तो अगर किसी ने इस इक्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल q की जगह ये लिख दिया,
Q is equal to n minus gamma n minus 1 upon RT 1 upon n minus 1, I would consider that correct also. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ डेल्टा देखो, डेल्टा इज वन फॉर्म, n इज अनदर फॉर्म. अब पहले तो आपने ये देख लिया कि इसके अंदर n लिखा हुआ है. दूसरी चीज ये नोट करें कि ये डायग्राम के अंदर वही चारों प्रोसेसेस हैं. आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है पीवी डायग्राम में? हॉरिजॉन्टल लाइन. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? वर्टिकल लाइन. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? कर्व होती है. एडिबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ऑल्सो कर्व होती है. अगर ये मैं आपको लेबलिंग करने के लिए दे देता तो लेबलिंग आपको मालूम होनी चाहिए थी कि लेबलिंग क्या है. मसला यहाँ आ रहा था कि आपको ये नहीं मालूम होता कि आइसोथर्मल क्या है, एडिबैटिक क्या है. आपको मैंने उस दिन ट्रिक बताई थी कि ग्रेडियंट चेक कीजिएगा. ग्रेडियंट यानी स्टीपनेस चेक कीजिएगा. स्टीपनेस वाइज इस ब्लू लाइन का स्टीपनेस देखें. इसकी स्टीपनेस शुरू के अंदर ज़्यादा स्टीप है. रेड लाइन जो है वो फ्लैटर है. स्टीप ज़्यादा कौन सा होता है? एडिबैटिक कर्व होता है. उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था. उसका रीजन ये होता है कि एडिबैटिक कर्व के अंदर आप क्या करते हो? आप आइसोथर्मल कर्व को उससे मल्टीप्लाई करते हो, एडिबैटिक इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हो. एडिबैटिक इंडेक्स क्या होता है? Cp अपॉन Cv. Cp अपॉन Cv क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर आप कोई चीज को जो 1 से ज्यादा है उसे मल्टीप्लाई करो, बेशक वो 1.1 हो, इवन इफ इट इज 1.1, आपका आंसर ग्रेटर होगा क्योंकि इट इज नॉट द सेम वैल्यू एज 1. 1.1 भी आपको आंसर उस 1 से ग्रेटर देगी. तो दिस इज ऑलवेज स्टीपर मैथमेटिकली. अब ये तो आपको सारे वो कर्व्स मालूम हो गए कि आइडेंटिफाई करना, लेबल करना. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लेबल करने की, द वैल्यू ऑफ द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये वाली आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर जो एडिबैटिक इसके अंदर जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, एन होता है, वो क्या होता है? वो इन्फिनाइट होता है. यानी मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इस डायग्राम को बनाओ, इस डायग्राम को लेबल करो, इस डायग्राम के ऊपर मुझे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यूज बताओ, और इस डायग्राम के ऊपर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट लॉ किस फॉर्म में बनेगा. तो सबसे पहले तो ये देखें कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर n क्या होगा? n इज इक्वल टू इन्फिनाइट. एडिबैटिक प्रोसेस के अंदर n क्या होगा? एडिबैटिक प्रोसेस के अंदर n विल ऑलवेज बी इक्वल टू गैमा. n इज इक्वल टू गैमा, इसीलिए तो वो वर्क फंक्शन की वैल्यू के अंदर हम डेल्टा की जगह वो क्या बोलते हैं, गैमा की जगह हम डेल्टा डाल दें. वर्क के अंदर हमने इसलिए रिप्लेस किया है बिकॉज n इज इक्वल टू गैमा. तो आपको इधर मालूम होना चाहिए n इज इक्वल टू गैमा. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए n इज इक्वल टू 1 और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए n इज इक्वल टू 0. ये चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. 0, 1, सेम एज गामा एंड इन्फिनाइट, कि कौन सी प्रोसेस के ऊपर कहाँ होता है. अगेन आई विल रिपीट, आइसोबारिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0. आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज इक्वल टू 1. एडिबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज इक्वल टू गैमा. और चौथी आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज इक्वल टू इन्फिनाइट. ये दो चीजें बता दी मैंने आपको. ये मैंने आपको लेबलिंग बता दी. लेबलिंग के बाद मैंने आपको पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू बता दी. तीसरी चीज जो मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि अगर मैं आपको बोलूं इन चारों लाइनों के ऊपर फर्स्ट लॉ को उसके फर्स्ट लॉ के टर्म्स के अंदर लिखें, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप क्या लिखेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आपने सिंपली फर्स्ट लॉ लिखा. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. क्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा. आप पूरा लिखकर भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसको रीजन के साथ भी लिख सकते हैं. एडिबैटिक प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? एडिबैटिक प्रोसेस के लिए लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू W because Q is equal to 0. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा U
is equal to Q because W is equal to 0. यहाँ तक बात समझ आई? सर जी सर एडियाबेटिक प्रोसेस में हम n को 8 ले सकते हैं? एक सेकंड होल्ड करें, मेरा ख्याल है किसी का माइक खुला हुआ है। एक सेकंड कोई आवाज डबल हो रही है सर। ये किसी का माइक खुला हुआ था मगर हाँ अब पूछें क्वेश्चन। अब आवाज डबल हो रही है? सर अभी ठीक है सर क्लियर है। ये आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ तो जिसका माइक खुला होता है वो बंद कर दें। पूछें क्वेश्चन को, पूछें अपना जिन्होंने हाथ सर उठाया है। एडियाबेटिक प्रोसेस में n इज इक्वल टू गामा है तो फिर हम n को 8 ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? n इज इक्वल टू 8 ले सकते हैं अगर 8 क्यों लेंगे? n सर इज गामा इक्वल की टू वैल्यू इज 8 है ना इसलिए। गामा की वैल्यू 8 कैसे है? गामा 8 कहाँ से? गामा कैन नेवर बी 8। गामा 1 से ज्यादा होता है मगर 8 कैसे होगा? गामा होता क्या है? गामा CP अपॉन CV होता है। गामा देखें 8 जो आप बोल रहे हो ना, मुझे आपकी कंफ्यूजन मालूम पड़ गई। 8 जो है 8 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है R। गामा क्या है? गामा CP अपॉन CV है। फर्ज करें गामा अगर CP 15 है, CP अगर 15 है, CV कितना होगा? 8 माइनस कर दें 7 होगा। 15 अपॉन 7 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा। गामा कैन नेवर बी 8। 8 बहुत बड़ी वैल्यू है गामा की। हाँ मगर अगर गामा की वैल्यू CP अपॉन CV 2 आ रही है तो आप गामा को बिल्कुल 2 ले सकते हैं, यानी आप उसको पॉलीट्रोपिक इंडेक्स को 2 ले सकते हैं अगर ये पूछना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ऑफलाइन ही चले गए। नहीं सर सही है, आगे समझे। अच्छा समझ आ गई? तो ये अच्छा हुआ समझ आपने सवाल पूछ लिया। गामा कभी 8 नहीं होगा। जो 8 आप जिसकी बात कर रहे हो, 8 इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, मेयर्स इक्वेशन। इसके अंदर R की वैल्यू हमेशा 8 होगी या 8 के करीब होगी। गामा क्या होता है? एडियाबैटिक इंडेक्स, दैट इज CP अपॉन CV। आमतौर पे गामा कितना होता है जो देखा है? आमतौर पे गामा की जो वैल्यूज होंगी, आप अगर बुक खोलेंगे बुक में भी आपको मिलेगी। आमतौर पे गामा की वैल्यूज मिलेंगी 1.6, 1.4, 1.2 ऐसी मिलती हैं गामा की वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं मिलती। क्लियर हो गया सर जी? ये सर आपने कहा कि जो है ना ये एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गामा से भी। सर तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि एन जो है ना मोल है या गामा की जगह यूज किया गया? एक सेकेंड, मैंने ये नहीं कहा एन से भी या गामा से भी। पहली बात तो ये मैंने कहा एन से या डेल्टा से। अब दूसरी बात ये, आपको अगर डेल्टा सही लगता है तो आप डेल्टा से उसको सिग्निफाई करें, और अगर आप कंफ्यूजन की बात करते हैं तो कंफ्यूजन भी हट जाएगा। ये एन जो है, जो एन है, ये कहाँ पर यूज होता है? ये पावर में यूज होता है, PV पावर एन। कभी आपने मोल्स को कोई चीज में पावर में लगाया है? सर तो मोल्स पावर में नहीं हो सकते। कैसे होंगे? कभी कभी मोल्स पावर में लगाए हैं? एज अ कोएफिशिएंट आपने लगाया है 3 मोल 4 मोल। कभी आपने एक्सपोनेंट में मोल्स को लगाया है? कभी मैंने तो कभी नहीं लगाया आज तक, टू द पावर दीज मेनी मोल्स। नेवर सर। हाँ, कैलकुलेशन पर्पसेस में तो सही है। यस सर हो मगर गया। अगर आपको डेल्टा यूज करना है, आप डेल्टा यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। दैट इज ऑल यू नीडेड टू नो अबाउट द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। 3 चीजें मैंने बताई। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद उसका वर्क फंक्शन कैसे ढूंढते हैं, जिस तरह एडियाबैटिक फंक्शन का ढूंढते हैं। और क्योंकि वो एडियाबैटिक फंक्शन नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस खाली नहीं है, डेफिनेटली पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर क्यू आएगा, 100% क्यू आएगा। और वो क्यू किस तरह ढूंढते हैं? वो क्यू इस तरह ढूंढते हैं कि उसका एक कांस्टेंट होता है डेल्टा माइनस 1 अपॉन डेल्टा माइनस गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। ये कांस्टेंट होता है और ये W से मल्टीप्लाई हो जाता है। और फिर मैंने आपको ये ग्राफ बता दिया। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो आइडियल गैस को और इन प्रोसेसेस को रिलेट करें। न्यूमेरिकल वही है जो हमने पहले किया था चैप्टर 2 के अंदर। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल आता है।
मैं इसको अब पूरा पढ़ूंगा नहीं। क्वेश्चन पार्ट ए मैंने अज्यूम कर लिया आपको आता है, हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कूलिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको बताया था लाइन बनाएं, लाइन बनाने के बाद कैसे इस प्रोसेस को करें। इस सवाल के अंदर दो चीजें ऐड हुई हैं, एक हुई है आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरी हुई है एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरी मैंने चीज ऐड की है कि आपको स्केच बनाना है सूटेबल डायग्राम के साथ, मतलब सूटेबल डायग्राम में एक स्केच बनाना है जो कि लेबल्ड होना चाहिए एवरीथिंग विद यूनिट्स। चौथी चीज ये है कि मैंने आपको ये बताया है, नहीं चौथी चीज मैंने अभी पूछी नहीं है, तो ये तीन चीजें मैंने ऐड की है। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन द फर्स्ट पार्ट। ये अगर आपको याद हो ये कंडीशंस मैंने लिखी हुई थी, P1 T1 कैसे है, V1 कैसे है, P2 T2 V2 कैसे फाइंड आउट होगा। अपना लेक्चर 2 देखिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पार्ट 1 आ जाएगा। और हमें उस पार्ट 1 से आंसर ये मिला था कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, लाजमी 0 मिलना था क्योंकि ये 25 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था, 25 डिग्री पे ही ख़त्म हो रहा था, यानी आइसोथर्मल कंडीशन थी ओवरऑल। तो 0 अगर नहीं मिलता तो आपका आंसर गलत होता। और Q आपका 9915 था और W आपका माइनस 9915 था। एक सेकंड होल्ड करें, मुझे किसी ने मैसेज किया है। इनका मैसेज था, बता तो दिया था ये। चलें, Q आपका 9915 था और W आपका माइनस 9915 था। अब देखें, अब बहुत सारी प्रोसेसेस आपको सेंस बनाएंगी, जो हमने पहले किया था वो अब आपको सेंस करेगा, इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप को तो हमने छोड़ दिया, सेकंड स्टेप पे आ जाएं। सेकंड स्टेप क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का क्या आपको लगता है फॉर्मूला बनेगा? पहले तो ये बताएं आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है? compression under constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? सर इंटरनल एनर्जी जीरो। डेल्टा U इज इक्वल टू 0। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपको मालूम है डेल्टा U इज इक्वल टू 0, तो आपको ये तो मालूम हो जाएगा अगर डेल्टा U 0 है तो आपका DQ इज इक्वल टू माइनस DW हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपका फाइनल हो जाएगा Q माइनस W। सही है, यही इक्वेशन बनेगी Q माइनस W। दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स को याद रहेगा, आज तक मुझे भी याद नहीं रहा है क्योंकि मैंने रट्टे में कभी बिलीव नहीं किया है, मगर या तो आप उसको डिराइव कर लें, डिराइव करने में 1 मिनट लगेगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद है, या तो मैं कभी कभी फॉर्मूले शीट्स के अंदर फॉर्मूला दे देता हूँ, आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, अगर मेरी मेमोरी सही हो तो इट इज़, मुझे भी अब याद नहीं आ रहा है, इट इज़ Q इज इक्वल टू RT ln क्या था? V2 अपॉन V1। RT ln V2 अपॉन V1 था। अब जिसको ये चीज याद है डायरेक्टली, वो तो Q को डायरेक्ट लिख सकता है RT ln V2 अपॉन V1, और वो W को लिख सकता है माइनस RT ln V2 अपॉन V1। सही है, डायरेक्ट लिख सकता है। हो सकता है किसी को याद नहीं है, मेरे जैसे बंदे को याद नहीं है, मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ, du डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब देखें dq इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी क्यों लगाया? जब मैं Q को यहाँ पर लेकर गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, या W इज इक्वल टू माइनस क्यू, एक ही चीज। अब यहाँ पर ये करने का मकसद, एक और मकसद है, यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो अक्सर माइनस भूल जाएंगे। आप इधर देखें, मेरे में जो फॉलो करें, DQ को मैंने वैसे के वैसे रखा है, एक माइनस मैंने बाहर रखा है क्योंकि वो माइनस डब्ल्यू था। दूसरी जगह क्या लिखा है मैंने, अंदर भी माइनस PdV डाला है,
उसकी वजह यह है कि बाय कन्वेंशन W होता ही माइनस PdV है। एक माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं Q को उस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास W माइनस रह जाएगा। बात समझ आ रही है? एक माइनस, बाहर वाला माइनस क्यों लिखा है मैंने? यस सर, क्योंकि सर क्लियर। वो पहले सही से है? था। हाँ, तो दो माइनस नहीं भूलिएगा। यही गलती असाइनमेंट के अंदर लोगों ने की है कि वो एक माइनस तो डिक्रीज का लिख लिया मगर माइनस PdV का माइनस भूल गए। मैं आपको आपके आंसर सही करने का तरीका भी बता दूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो आपने पहले ये किया कि एक माइनस यहां लगाया, एक माइनस यहां लगाया। अब आपने क्या किया, आपको मालूम है P इज इक्वल टू RT अपॉन V। आपने डिराइव कर लिया, आपने P की जगह RT dV अपॉन V लिख दिया। RT आपका कांस्टेंट है, RT को आप बाहर ले गए, dV को आपने इंटीग्रेट कर दिया। जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपका Q बन गया RT ln V2 अपॉन V1। W आपका क्या था? W आपका था इनवर्स ऑफ दिस, तो W आपका क्या बन जाएगा? माइनस RT ln V2 अपॉन V1। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि ये देखें Q इज इक्वल टू माइनस 3990 आपका आंसर आएगा। ऑटोमेटिकली W आपका 3990 आएगा। अब यहां पर मुझे आपको एक चीज बतानी है। क्या बतानी है? मुझे ये बतानी है कि फर्ज करें, ये एक रीचेक करने का तरीका है, एक छोटी सी टिप है। एक अच्छा स्टूडेंट इसको पिक कर लेगा और हमेशा इस टिप को याद रखेगा, और जो सुनते नहीं है वो इसको इग्नोर कर देंगे। फर्ज करें मैंने यहां पर माइनस लगाना भूल गया, अज्यूमिंग मैं भूल गया, गलती हो जाती है इंसान से। मेरी ये साइन रिवर्स हो जाएंगी, ये मेरी बन जाएगी 3990, ये मेरी बन जाएगी माइनस 3990। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? पॉजिटिव। W इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो आपको, तो एक अच्छे स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि मुझसे यहाँ पर घपला हो गया है, कंप्रेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बताने का मकसद ही ये है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो एक यहाँ पर माइनस लगा देगा, तो उसको समझ जाएगा कि मैंने एक माइनस भूल गया हूँ। तो ये एक दूसरा तरीका है चेक करने के लिए कि अगर आपका W पॉजिटिव आ रहा है तो आपने सही किया है, आपकी साइन कन्वेंशन सही है, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मैं आपको इससे ये पूछता, आइसोथर्मल प्रोसेस पूछता, तब आपको डाउट होता, मगर फिर भी आप V2 और V1 से देख सकते थे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं आपको बोलता आइसोथर्मल प्रोसेस और मेरा थर्ड पार्ट होता है कि बेस्ड ऑन योर आंसर इज इट कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो तब आपको आपके आंसर के थ्रू जाना पड़ता। मगर यहां पर तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब क्वेश्चन ने बताया है आइसोथर्मल कंप्रेशन तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा W जो होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। बात समझ आई? यस सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको प्लीज गलती नहीं कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी चीजें हैं जो 1 घंटे के न्यूमेरिकल को एक गलती की वजह से पूरा गलत कर देंगी। क्योंकि मैं तो वही जज करूंगा जो मेरे पास सामने कॉपी के अंदर आया। तो फिर ये नहीं बोलिएगा कि जल्दी के अंदर मैं माइनस भूल गया, ये मुझे फिर नहीं बोलिएगा। अपनी गलती से भूले ना, मैंने तो आपको पूरा सिखाया था, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं। अब एक बात यहाँ पर और हो जाए, यहाँ पर एक बात ये हो जाए कि मैंने यहाँ से किया है RT dV अपॉन V, या मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू RT ln V2 अपॉन V1। ये तो आपने पहले ड्राइव किया है RT ln V2 अपॉन V1। सपोज फॉर सम रीजन ये मैंने आपको ये पहला वाला पार्ट आपको दिया ही नहीं था, आपको दूसरा पार्ट दिया था। यानी आपको एक V1 वैल्यू मालूम थी 0.02479, ये वैल्यू आपको मालूम थी। आपको V2 आपने ढूंढा था बाय बॉयल्स लॉ, कि आपने कहा था ये आइसोथर्मल कंडीशन है। फर्ज करें कि आपका मूड नहीं हो रहा है कि मैं बॉयल्स लॉ लगाऊं, क्योंकि बॉयल्स लॉ आपने पार्ट ए ढूंढने के लिए किया था।
या आपको क्लिक नहीं किया है कि मैं बॉयल्स लॉ लगाऊं, या आपको इस वक्त जरूरत नहीं महसूस हुई है कि मैं बॉयल्स लॉ लगाऊं, तो आप ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास P1 और P2 दोनों यहां पर हैं, 5 बार भी है, 1 बार भी है। सो इन अदर वर्ड्स आप इस इक्वेशन को RT ln P1 अपॉन P2 से भी फाइंड आउट कर सकते थे, या माइनस RT ln P2 अपॉन P1 से भी फाइंड आउट कर सकते थे। मेरी माइनस का डिफरेंस देखा, मेरा माइनस का डिफरेंस ये देखें, मैंने क्या बोला, RT ln V2 अपॉन V1 या RT ln P1 अपॉन P2, बिकॉज बॉयल्स लॉ इज V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो V2 अपॉन V1 की जगह मैंने P1 अपॉन P2 लिखा, मगर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ P2 अपॉन P1 लिखना चाह रहा हूं तो इस RT से पहले मैं नेगेटिव भी लगाता। अगर आप इस चीज को उससे सॉल्व करते तो आपका Q तब भी नेगेटिव आता और W तब भी पॉजिटिव आता, बिकॉज दिस इज कंप्रेशन लाजमी आता। मगर बिलफर्ज अगर आपने साइन भूल गए, अगर आपने यहां पर P2 और यहां पर P1 लगा दिया और नेगेटिव लगाना भूल गए, अब फर्क देखें, उसका फर्क कितना फर्क आ रहा है। उसका फर्क इतना आ रहा है क्योंकि लॉग में आपको लगाना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, P2 कितना है 5 बार, P1 कितना है 1 बार, 5 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, ln ऑफ 5 क्या होता है, ln ऑफ 5 सम नेगेटिव आंसर होता है, ln 5 इज अ नेगेटिव आंसर, नहीं, ln 5 इज अ पॉजिटिव आंसर। तो आपका जब पॉजिटिव आंसर आया, आपने उसको पॉजिटिव t से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव r से मल्टीप्लाई किया, आपका q की वैल्यू क्या आई, q की वैल्यू आपकी जो भी आई पॉजिटिव आई, w को आपने माइनस लिख दिया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर गलत हो गया। तो अगर आप P2 को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, इसको रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द माइनस साइन इन दिस इक्वेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा भी बताई थी, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये 3 फॉर्म है, आपकी मर्जी आए, आप जो फॉर्म से करना चाहो आप कर सकते हो। ये बात समझ आई? सर आंसर तो सेम ही होगा ना सर, तीनों का? डेफिनेटली सेम होगा, कर देख लीजिएगा। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे नहीं दे रहा हूं, मगर जिसको एक दफा अपनी तसल्ली के लिए देखना है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करे, वो थोड़ा सा वर्क ये करे कि वो आइसोथर्मल कंप्रेशन लाए इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, दोनों कर देख ले। P1 को भी ऊपर रखकर देख ले, P2 को नीचे कर ले, P2 को ऊपर कर ले, P1 को नीचे कर ले, और आंसर देखे। सही है? जो ये करना चाहता है, मैं अगेन फोर्स नहीं कर रहा हूं, जो ये करना चाहता है और एक्सपेरिमेंटल वाइज देखना चाहता है और अपना कॉन्फिडेंस लाना चाहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, वो इसको कर ले। जो नहीं करना चाहता तो वो तो मैं जितना बोल लूं वो नहीं करेगा। तो दिस इज टोटली अप टू यू गाइस। बट एक चीज होगी कि आंसर सेम आएगा, मगर आपका W डेफिनेट पॉजिटिव आएगा, और इट शुड कम पॉजिटिव। ये मैंने 2 चीजें आपको बता दी। तीसरी चीज क्या थी? Adiabatic compression followed by a cooling at a constant volume। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या करूं? वर्क डन 0। पहले वो तो सर करें, फॉर्मूला मगर लिखेंगे, देखें ट्रिपल ट्राई किया था हमने। आप फंस जाएंगे। सबसे पहले तो लाइन बनाए सर। लाइन बनाएं, अपने लिए आसानी बनाएं। तो मैंने आपको वो भी बनाकर दे दी है, मैंने कहा है इसको जरा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। मैंने क्या किया, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय अ कूलिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने A to B बना दिया। मैंने वही चीज की, मैंने बीच के अंदर एक मिड पॉइंट रखा X, A to X एडियाबैटिक कंप्रेशन है और आगे इसके कांस्टेंट वॉल्यूम है। सबसे पहले मैं अपनी कंडीशंस लिख लूं जो मुझे मालूम है। मुझे मालूम था मेरी स्टार्टिंग पॉइंट A था, A के ऊपर मेरा प्रेशर क्या था, 1 बार था। A के ऊपर टेम्परेचर क्या था, 298.15 था, ये गिवन था। A के ऊपर वॉल्यूम क्या था, 0.02479 मीटर क्यूब, ये भी गिवन था।
अब मैं बी की कंडीशंस लिखूं। बी की कंडीशन मुझे ये मालूम थी कि इसका फाइनल 5 बार है, ये गिवन था, ये भी गिवन था। ये जो आखिरी जो चीज है ये मैंने फाइंड आउट की थी बॉयल्स लॉ के जरिए, जब मैंने शुरू के अंदर बॉयल्स लॉ लगाया था। तो ये 3 भी मालूम है। अब एक्स की बारी करते हैं। अब एक्स के अंदर देखें, मुझे एक्स का प्रेशर इस वक्त नहीं मालूम है। मुझे एक्स का प्रेशर इस नहीं मालूम है क्योंकि यहां पर तो देखें लिखा हुआ है एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिस इज नॉट एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो मैं ये नहीं लिख सकता कि यहां पर 1 बार है तो यहां भी 1 बार होगा। आई डू नॉट नो द प्रेशर, मैं पी एक्स को क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। इस वक्त मुझे टी एक्स भी नहीं मालूम है, यकीनन बीच वाली प्रोसेस का कोई टेम्परेचर होगा, मैंने यहां भी क्वेश्चन लगा दिया। द ओनली पैरामीटर जो मुझे मालूम है वो मुझे मालूम है वी एक्स। वी एक्स कैसे मालूम है? वी एक्स मुझे ऐसे मालूम है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग में आना पड़ेगा और गेस वर्क करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि एक्स टू बी कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब है जो फाइनल वॉल्यूम है वही एक्स की वॉल्यूम होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो अगर बी की फाइनल वॉल्यूम 4.958 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम है वो भी ये है। क्लियर हो गया सर? जी? एक सेकंड, क्लियर हुआ? सर ये अब पूछें अपना सवाल। सर ये एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है ना कि हीट ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, राइट? हाँ हाँ। सर तो जब हीट बाहर नहीं जा सकती और अंदर नहीं आ सकती तो सर इसका ये मतलब नहीं हो कि टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट होगा? क्या चीज? नहीं, हीट अंदर बाहर नहीं नहीं जा सकती, मगर नहीं देखें, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो ना, ये अगेन वही बात है, ये पूरी प्रोसेस नहीं है। जो इस वाली प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू इसका 0 होगा, मगर हीट टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा? तीनों रिलेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। वन ऑफ द एडियाबैटिक रिलेशंस टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। जो आपका बी और टी का रिलेशन था, जो आपका पी और टी का रिलेशन था, कैसे कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस में? उससे भी तो लिंक करें। अच्छा ठीक है सर। सही है। अच्छा, अब देखें, अब मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है मुझे क्या करना चाहिए? एडियाबैटिक कंप्रेशन में कैसे सॉल्व करूंगा? पहले पीएक्स निकालेंगे। पहले एडियाबैटिक का जो फॉर्मूला है, देखें, पहली बात तो ये कि आप या तो px निकालो या आप px निकालो, मगर इस वक्त आपको px का इतना फायदा नहीं होगा। p निकालने तो आपको दोनों पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा आपको क्यों दोनों निकालने पड़ेंगे। सर ये पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सर करके बीच की जो भी वैल्यूज हैं ये निकाल सकते हैं। यार मैंने इसको ट्राई किया नहीं है, मगर इससे भी हो जाना चाहिए। अगर पहले आप टेम्परेचर निकालेंगे। हाँ, अगर आप पहले टेम्परेचर निकाल कर कांस्टेंट वॉल्यूम से करो ना, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग में करो, इट शुड वर्क। अब देखिएगा, मतलब ये आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना लोग, वो ये करें कि वो इसको रिवर्स में कर आए कि अगर मैं वो पहले करूं और वो बाद में करूं। ये भी आपके लिए, अगेन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, जिसको करना है वो करे। जैसे मैंने पहले बोला ना, जिसको P1 P2 रिवर्स करना है वो रिवर्स कर देके, तो जिसको इस तरह रिवर्स करना है कि मैं TX को पहले ढूंढ लूं आखिर कर, तो आंसर निकलेगा, मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। मगर अब मैं बात ये TX की कर रहा था। PX से ज्यादा TX मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, इसीलिए क्योंकि मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर भी ये TX यूज करना पड़ेगा। सही है। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन का इक्वेशन यूज करूंगा। अब गौर कीजिए कि मेरे पास कौन से वेरिएबल हैं। मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 नहीं है, मेरे पास T1 है, मेरे पास T2 नहीं है, मेरे पास V1 है, मेरे पास V2 नहीं है।
तो मेरा एक तो मुझे मालूम है कि इस इक्वेशन के अंदर v तो मैं यूज करूंगा, तो ये v तो एक पैरामीटर होगा। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, अगर मैं t ढूंढ रहा हूं तो मैं v इन टर्म्स ऑफ t को यूज कर रहा हूं। उससे मुझे ये मालूम हो गया कि इस वक्त मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेशर है, क्योंकि मैं प्रेशर यूज नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने एडियाबैटिक का ये वाला रिलेशन यूज कर लिया, यानी मैंने यूज किया Tx अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन Vx गैमा माइनस 1। ये पूरा इक्वेशन मैंने आपको डिराइव कर दिया था, अगर आपको याद हो, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र किया था जब मैं एडियाबैटिक जब मैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहा था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं Tx ढूंढ लूं। भाई Tx मुझे कैसे मिलेगा, Tx मुझे ऐसे मिलेगा कि V1 अपॉन Vx को मैं पावर 0.4 कर लूं और इसको मैं 298.15 से मल्टीप्लाई कर लूं। 298.15 मेरा ये जो T1 है ये मैं यहाँ ले गया 298.15। V1 मुझे मालूम है 0.02479 है, V2 मुझे ये मालूम है। मसला ये है कि ये 0.4 कहाँ से आया। 0.4 इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, गामा माइनस 1। गामा क्या है, गामा मेरा हो जाएगा, गामा होता क्या है, Cp अपॉन Cv। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में जाऊं, मेरा Cp क्या है, मेरा Cp गिवन है 7/2R। इसको मैं डिवाइड करूं किससे, 5/2R से, R कट जाएगा। 7/2 अगर मैं डिवाइड बाय 5/2 से करूं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो जाएगा, मैथमेटिक्स। तो मुझे गैमा की वैल्यू 1.4 मिले। पॉइंट टू बी नोटेड, gamma value is more than 1. Gamma value will always be more than 1. अब मैंने क्या किया, 1.4 माइनस 1 किया तो मुझे आंसर मिला 0.4। 0.4 मिला। अब इस जब पूरे को मैंने सॉल्व किया तो मेरा इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 567.57 K। दैट इज माई इंटरमीडिएट स्टेप। अब मैं क्या करूं, मुझे मालूम है कि इस स्टेप के अंदर डेल्टा U इज इक्वल टू W, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0। डेल्टा U का दूसरा फॉर्म क्या होता है, CV डेल्टा T। CV मैंने लगाया 5/2R, मेरा T2 क्या हो जाएगा, Tx की वैल्यू मेरी T2 हो जाएगी, तो Tx माइनस TA, यानी 567.57 K minus 298.15 is equal to W। Again, W की जो भी वैल्यू हो, W is equal to 5600 joules। A smart student will say, yes, my answer is correct। Question में क्या था, adiabatic compression। Adiabatic, what is compression? Compression is always positive। खुद देख लें आपकी W की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 5600 joules। इट इज द पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब आपने सही किया है। अगर यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो आपका आंसर गलत होता, क्योंकि इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर मैंने क्वेश्चन में दिया होता सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस तो आपको मालूम नहीं था, फिर आप लक पे जाते कि मैंने सही किया है गलत किया है। मगर यहाँ पर तो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि माई W इज इक्वल टू 56, पॉजिटिव आंसर। यहां तक बात समझ आई फर्स्ट स्टेप की। यस सर। सेकंड स्टेप वही हमारा पुराना स्टेप है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक इजी स्टेप है। इस स्टेप के अंदर क्या होगा, वही बात होगी, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, क्योंकि W कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, 298.15 567.57 किया, मेरा डेल्टा U इज इक्वल टू Q जो माइनस 5600 जूल्स आ रहा है, यानी मेरी Q की वैल्यू माइनस 5600 हो गई। अब देखें ओवरऑल U क्या होगी, ओवरऑल U होगी U1 प्लस U2, यानी U1 इन द एडियाबैटिक कंप्रेशन, U2 इन द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, और ये लाजमी जीरो होना है,
ये जीरो क्यों होगी? द ओरिजिनल इक्वेशन वॉज इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंड पॉइंट सेम, यानी जीरो लाजमी थी, होनी थी जीरो। सर ये आपकी स्क्रीन सर चेंज नहीं हुई? हो गई अभी 2 सेकंड पहले हुई है। अब हो गई। मैं इधर आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। बताऊं? यस सर। यस सर बता। यस सर, शो हो गई। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कंपेयर बिटवीन ऑल 3 आंसर्स, कंपैरिजन में आपका ये होगा 3 डिफरेंट पाथ्स वर टेकन, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। आपने ये देखा कि तीनों पाथ के अंदर Q और W डिफरेंट हैं। पाथ 1 के अंदर इट वाज 9600 समथिंग, पाथ 2 के अंदर इट वाज 3000 समथिंग, पार्ट 3 के अंदर इट वाज 5600 समथिंग। दैट मीन्स दैट Q and W are both path functions. Delta U and delta H both are state functions. एक बात, इनकी वैल्यू जो शुरू के अंदर एक में थी वही वैल्यू सबके अंदर आई है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इधर मैंने डेल्टा एच नहीं ढूंढी है, वैसे आपको डेल्टा एच ढूंढनी थी जो कोई मैंने पहले उस क्वेश्चन के अंदर दिखा दी थी। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की पहली लाइन बताएं, पढ़ें। Air at 1 bar and 25 degree C is compressed to 5 bar and 25 degrees. फर्ज करें अगर मैं आपको पार्ट बी के अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन नहीं लिखता या एडियाबैटिक कंप्रेशन नहीं लिखता, तो आपको मालूम होता कि ऊपर क्वेश्चन में कंप्रेस लिखा हुआ है, यानी इन तीनों प्रोसेस के अंदर आपका W का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है एयर एट 1 bar at 25 degree is compressed to 5 bar and 25 degree by 3 different mechanically reversible processes. क्लू तो आपको यहीं से मिल गया कि तीनों प्रोसेसेस के अंदर W लाजमी पॉजिटिव आना है। तो अगर मैंने आपको डॉज देने के लिए नीचे ये बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये वैसी कंप्रेशन है। बिल फर्ज अगर मैंने ऊपर भी नहीं लिखा और मैंने क्वेश्चन को ये लिखा एयर एट 1 bar and 25 degree थ्रू सम मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम 5 bar to 25 degree, ये मैं इसलिए दूंगा क्योंकि फिर मैं आखिरी पार्ट के अंदर दूंगा इज द अबव ऑल 3 प्रोसेसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन, उसका भी कोई मसला नहीं है, आपको तब भी मालूम पड़ जाएगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन है, क्योंकि जब आप पहले पार्ट के अंदर बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो आपको बॉयल्स लॉ से मालूम पड़ जाएगा कि V2 क्या है और V1 क्या है, तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि कंप्रेशन है या कंप्रेशन नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो ये दूसरी बात हो गई बताने की। तीसरी बात बताने की ये क्या है, एयर एट 1 bar and 25 degree सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड टू 5 bar and 25 degree। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि आपका इनिशियल टेम्परेचर सेम है, फाइनल टेम्परेचर सेम है, यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच विल बी 0। मैंने 3 प्रोसेसेस की। पहली प्रोसेस मैंने आपको लेक्चर 2 में दी थी, डेल्टा U वाज इक्वल टू 0। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? डेल्टा U, दूसरी प्रोसेस वैसे ही आइसोथर्मल है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तीसरी प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इवन दो यहाँ पर T की कोई वैल्यू थी और डेल्टा U की कोई वैल्यू थी, डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पर 5600 थी, मगर यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू जो Q को इक्वेट हो रही है वो -5600 थी, डेल्टा U 0 हो गई।
यकीनन तीनों प्रोसेसेस में डेल्टा यू जीरो आना लाजमी था, क्योंकि जो आपकी ओवरऑल प्रोसेस थी उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था। ये अलग बात थी कि पॉइंट प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है, मगर जब इनका टोटल सम लिया गया तो डेल्टा यू यकीनन जीरो आना था, जो कि आया है। इसी तरह डेल्टा एच भी यकीनन जीरो आना था, जो कि आएगा, और W भी यकीनन पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि आया है। यहां तक कोई मसला है? ये मैं आपको सारे कमेंट्स और आपको सारे ट्रिक बता दिए और सारी तरीके बता दिए रीचेक करने के। ये मुझे किसी ने नहीं बताए थे जब मैं थर्मो 1 पढ़ता था, ये सारे मैंने खुद फाइंड आउट किए हैं और 2 साल पढ़ाकर ये मालूम किए हैं चीज़ें। तो ये छोटी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर किसी को याद नहीं रहे तो प्लीज़ इनको नोट बना ले कहीं पर। सर ये एडियाबेटिक कंप्रेशन में सर हमने W किस तरह फाइंड किया था? डेल्टा यू इज इक्वल टू W। डेल्टा यू तो सर यहाँ पर तो आपने डेल्टा यू सीवी डेल्टा टी से क्यों मालूम किया? ये बात मैंने कल आपको बताई थी। अगर मैं CV डेल्टा T से नहीं फाइंड आउट करता तो किस तरह फाइंड आउट होता, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ डेल्टा U तो CV डेल्टा T है ना, इसके अंदर मैंने कल भी बोला था कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि Q इज इक्वल टू 0 के अंदर यहाँ पर डेल्टा U का एक फॉर्म CV डेल्टा T होता ही है, उसके बगैर आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। फाइंड आउट कर कर देखें। सर मैं कह रहा हूँ सीवी क्यों लगाया? यार उसका फॉर्म है CV डेल्टा T। डेल्टा मैंने आपको पहले ही बताया था डेल्टा U का फॉर्म क्या होता है, CV डेल्टा T। अगर आप डेल्टा H लगाते तो CP डेल्टा T। फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बनाया है। सही है सर। अच्छा, ये हो गया। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, डायग्राम बनाना। मैंने आपको कहा है कैलकुलेट द हीट एंड वर्क रिक्वायरमेंट्स एंड डेल्टा यू डेल्टा एच ऑफ एयर फॉर ईच पाथ, स्केचिंग अ सूटेबल डायग्राम। चलो जी, इसको थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। डायग्राम बनाना अपलोड करना बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग इसको फेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो पीवी डायग्राम आपने बना दिया। अब मुझे आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या किया है और किस तरह किया है और किस स्टेप में जाना है। मेरे प्रेशर SI यूनिट्स में है तो मैंने उसको पास्कल कर दिया है 10 टू द पावर 5। आंसर बार्स में आ रहा था तो मैंने बार्स को वैसे के वैसे रहने दिया, 5 को 10 को, मगर मैंने पास्कल पहले यूनिट्स पास्कल लिख दिए, यहाँ पर 10 टू द पावर 5 लिख दिया। वॉल्यूम के साथ मैंने मीटर क्यूब उसके यूनिट्स लिख दिए, और जो भी वॉल्यूम के आंसर हैं उसको मैंने 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी वजह यह है कि मेरे लिए बनाना आसान हो गया। अगर ये 0.02479 है, इसको मार्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर ये 4.958 है, अगर मैं इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आंसर बन जाएगा 24 पॉइंट समथिंग। ये आंसर बन जाएगा 10 टू द पावर -3 कट जाएगा तो 4.9 बन जाएगा, तकरीबन 5 बन जाएगा। तो मेरे लिए मार्किंग ज़्यादा आसान हो जाती है, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप नई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप उसको उसके यूनिट्स के अंदर कर लें। चलें, मैंने लेबलिंग कर दी और मैंने ये बना दिया। अब मैंने अपने प्रेशर के यूनिट्स 5 और 10 लिख दिए। अब इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि मैंने 10 कैसे लिखा। मुझे नहीं मालूम था कि 10 जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये बगैर वर्कआउट के आपको नहीं मालूम हो सकता। 5 की वैल्यू तो मुझे मालूम थी क्योंकि मेरी ओरिजिनल कंडीशन V2 जो है P2 है वो 5 है। 5 तो मुझे मालूम है, मुझे ऊपर वाली वैल्यू नहीं मालूम है। ये कैसे आई है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पार्ट ए को स्केच करते हैं। पार्ट ए क्या था? पार्ट ए था हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय अ कूलिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर।
सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन मार्क कर लूं। मेरी ओरिजिनल कंडीशन क्या थी? मेरी ओरिजिनल कंडीशन होगी P1 V1। P1 मेरा क्या था? P1 मेरा था 1 बार। V1 मेरा क्या था? V1 मेरा था, क्या था V1 बताएं। V1 सर 20 और 20.1 0.042 279। उसको अज्यूम कर ले, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 24 पॉइंट समथिंग हुआ। अब इस डायग्राम को प्लीज फॉलो करें। यहां पर मैंने सर्कल में एक 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल कोने के अंदर 20 और 25 के बीच में देखें मैंने एक डॉट लगाया हुआ है। ये डॉट दिखा रहा है मेरी पोजीशन 1। ये डॉट मेरी पोजीशन, पहले सबसे आसान तरीका है कि अपनी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन मार्क करें। प्लीज मुझे फॉलो करें, अगर समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। 20 और 25 के पास 1 लिखा हुआ है, इस 1 से पहले एक डॉट बना हुआ है। ये डॉट बना हुआ है तकरीबन 24 के ऊपर, 24.9 वॉल्यूम मैंने अज्यूम की है। आप अगर ये बनाएंगे तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, आप एक्यूरेट बनाएंगे। मैं इसको ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूं तो वैल्यूज की थोड़ी सी फर्क है। तो 20 और 25 के बीच में एक पॉइंट है जो कि मेरा 24.9 है। और अगर मैं इसको लेफ्ट के ऊपर ले जाऊं प्रेशर एक्सिस के ऊपर, तो ये तकरीबन 1 बार के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो 1.5 से नीचे आ रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कंडीशन मेरी 1 बार है। तो ये डॉट समझ आ गया कि ये डॉट कैसा है? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब यस इसी सर। तरह पॉइंट 2 देखें। पॉइंट 2 के ऊपर मैंने एक और डॉट बनाया है। पॉइंट 2 की कंडीशन क्या थी? पॉइंट 2 की कंडीशन थी 4.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 4.9 के ऊपर मैंने एक कंडीशन बनाई है, यानी मेरी V2 जो है, और वो कितने पे थी? वो 5 बार के ऊपर थी। तो वो एक मैंने उधर एक पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब मुझे ये मालूम हो गया कि मैं 3 प्रोसेसेस कर रहा हूं। ये तीनों प्रोसेसेस 1 से स्टार्ट होंगी और 2 पे एंड होंगी। मुझे नहीं मालूम इसका पाथ कौन सा है, इसका रूट क्या है, दैट इज इममटीरियल। मगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होगा और इसका एंड पॉइंट यहां पर जाएगा। सही है, ये तो पहले मैंने तय कर लिया। अब मैं डायग्राम बना के आता हूं। हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है। आइसोकोरिक प्रोसेस पीवी डायग्राम के अंदर किस तरह की लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पॉइंट 1 से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। अब बात यह है कि अब एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट करता है कि ये हीटिंग है या कूलिंग है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हीट हो रहा है। हीट होकर क्या होगा? इसको वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम को छोड़ दें, प्रेशर के अंदर क्या होगा अगर आप कोई चीज को हीट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, और वैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप अपने पॉइंट 1 से 5 बार तक एक लाइन बना दें। मुझे ये 5 बार कैसे मालूम है कि ये 5 बार तक ही जाएगा? कैसे मालूम है? तो 5 बार सर गिवन था हमें प्रेशर। इसके लिए मुझे आपको फाइनल ये प्रेशर। फाइनल प्रेशर छोड़ें, इसके लिए मुझे एक चीज छोड़ना पड़ेगा, एक खोलनी पड़ेगी। अगर ये यूनिवर्सिटी जरा सी खुली होती ना तो ये ज्यादा आसान था इसको दिखाना। असल में इसको यूं समझें, ये डायग्राम पे आ जाएं जहां पर हमने पहले ये न्यूमेरिकल वर्कआउट किया था।
देखें ऊपर वाला, ये ऊपर वाली लाइन देखें, नीचे वाली नहीं देखिएगा। देखें A to X कितना है, कांस्टेंट प्रेशर 1 बार, X to B क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये जो मेरा पॉइंट है A to X, पहले तो मैं इसको बना रहा हूं। जब मैं अपना डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, ये सही है या इसको मैं बड़ा कर कर बनाऊं? ये नजर सही है सर। अच्छा चलें, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर 1 बार के ऊपर, 1 बार के ऊपर पॉइंट X के ऊपर मैं जा रहा हूं, मैं हीट दे रहा हूं पॉइंट X तक। तो मैंने क्या किया, अगर मैं हीट दे रहा हूं तो ये मेरा एरो ऊपर जाता रहेगा और यहां पर आ जाएगा, हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मेरी वॉल्यूम सेम है। मैंने वो डायग्राम इसलिए आपको शो किया क्योंकि दूसरी प्रोसेस क्या थी, X to B क्या थी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। मैं बताऊं, A to B क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर थी। आप कौन सा वाला डायग्राम फॉलो कर रहे हैं? सॉरी, प्लीज फॉलो दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम वी वर्किंग ऑन। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं, देखें। यस सर, क्लियर हो गया सर। देखें, मुझे कोई बता सकता है कि ये A का जो कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये मुझे मार्क कर देना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई कि मैंने ये पॉइंट मार्क नहीं किया है। बाहर एक्स पॉइंट कहां पर होगा, एक्स पॉइंट ये कोने पर होगा। यस सर, यस सर, एक्स होगा। आई शुड हैव पॉइंटेड, एक सेकेंड, एक आसान तरीका है यहाँ पर। देखें अच्छे, let me explain it again। ये समझ आ गया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे बनाते हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, अब मैं इनिशियल पॉइंट से फॉलो कर रहा हूं। मेरा पहला प्रोसेस क्या है, हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूं। तो मैंने हीट देना शुरू की, मेरा एरो अपवर्ड्स गया, प्रेशर की तरफ जा रहा है। अब कहां पर जाकर मैं प्रेशर को रोकूं? मैं इसको जाकर 5 बार के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाकर रोक रहा हूं। मैंने 5 बार के ऊपर क्यों रोकी, इसको ऊपर क्यों नहीं लेकर गया? इसको इसलिए ऊपर नहीं लेकर गया क्योंकि अगर आप ये लाइन देखें, X to B कांस्टेंट प्रेशर है, अगर B के ऊपर 5 बार है तो X के ऊपर कितना है, X के ऊपर भी 5 बार है। ये बात समझ आई? तो ये जो पॉइंट जाएगा ये सिर्फ 5 बार तक जाएगा। तो ये लाइन यहां से नीचे से लेकर एक कोने तक गई, A से राइट के ऊपर जो कोना है ना, ये कोना आपका X पॉइंट है, क्योंकि X पॉइंट तक आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये 2 स्टेज प्रोसेस है। तो ये जो है कोना जो है ये X पॉइंट है। अब X to B ये किस पे जा रही है? X to B ये जा रही है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कूलिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर। जब कोई चीज कूल हो रही होती है तो वो ठंडी हो रही होती है, जब ठंडी होगी तो कंप्रेशन हो रहा होगा, जब कंप्रेशन होगा तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम को क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज। वॉल्यूम कम हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं इस पॉइंट से लेकर पॉइंट 2 तक स्ट्रेट लाइन बना दी। दिस इज नथिंग बट अ डॉट टू डॉट वाला गेम। आपने शुरू के अंदर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इसलिए मार्क कर दिया ताकि आपको मालूम पड़े कि मेरा एंड पॉइंट यहां पर है, इससे कम नहीं होगा। तो जब मैं 1 से लेकर x तक पहुंच गया ऊपर, x मेरा 5 बार ही होगा क्योंकि मेरा x भी 5 बार है। तो मैंने जाकर उधर एक पॉइंट मार्क किया,
और उसके बाद मैंने 0.2 के ऊपर स्ट्रेट लाइन मार्क की, और देखें मैंने इसको लेबल भी किया हुआ है। मैंने लेबल यूं किया हुआ है कि 1 to 1 जो मेरी 1 प्रोसेस है, जो एरो ऊपर जा रहा है, उसको मैंने लिखा है हीटिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मेरा एरो उस पॉइंट से लेकर 2 तक जा रहा है, उसको मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि ये पहली वैल्यू कैसे, ये पहला डायग्राम कैसे बना, पहला पाथ कैसे बना। यस सर। दूसरे पाथ की बात करते हैं। दूसरा पाथ बहुत आसान है। दूसरा पाथ क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी पाथ बी जो है, इसके अंदर तो आपने कुछ नहीं करना है, एक कर्व ही बना देना है। 0.1 से लेकर 0.2 तक एक कर्व बना दो और उसका एरो ऊपर की तरफ बना दो कि ये कंप्रेशन कर्व है। ये कर्व कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने रिवर्सिबल प्रोसेस किया था तो रिवर्सिबल प्रोसेस का ही कर्व यही बन रहा था, एक्सपेंशन और उसका क्या नाम है, कंप्रेशन का, क्योंकि वो भी आइसोथर्मल कंडीशंस के ऊपर ही थी। तो वो ही एक कर्व है, डायरेक्शन बना दिया। अब आपको समझ आया लिंक के रिवर्सिबल प्रोसेस और इसके अंदर क्या लिंक था, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने क्यों करवाया था। ये इसका डायग्राम समझ आ गया सर? ये हमें एक ही डायग्राम पे दोनों बनाने होंगे? एक ही डायग्राम पे तीनों बनाने। सर ये ऊपर वाला कर्व अभी रहता है ना? हाँ, ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व सी का है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। सर ये जो 0.1 से 0.2 को जो लाइन ज्वाइन कर दी है, कौन सी लाइन है? कौन सी वाली की बात कर रहे हो? सर ये जो बीच, ये क्या समझता हूँ, कर्व जो है सर, जी जा रहा है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक कर्व तो जा रहा है 0.1 से 0.2 तक, जो तकरीबन 9 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, वो नहीं है। उसके नीचे एक कर्व है जो बी लिखा हुआ है, बी के साथ एक एरो बना हुआ है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की कर्व है। समझ आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मसला आता है तीसरी कर्व के ऊपर। तीसरी कर्व के ऊपर मसला ये आता है कि मुझे ये तो मालूम है कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, मुझे ये भी मालूम है कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये आएगी 0.2 के ऊपर, और 0.2 के ऊपर ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आएगी। मगर मुझे क्या चीज नहीं मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है कि इसका प्रेशर कितना होगा। मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि इसका प्रेशर कितना होगा कि मैं 10 तक लेकर जाऊं, मैं 15 तक लेकर जाऊं, क्योंकि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ मींस कि इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर आवाज आई थी जब मैं ये इक्वेशन कर रहा था कि किसी ने कहा था आप पहले px ढूंढें, तो मैंने उस वक्त कहा था px आपको अल्टीमेटली ढूंढना पड़ेगा, px आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर tx ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि tx से आपको आगे वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं px ढूंढूंगा। अब मैं px किस तरह ढूंढूंगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक इक्वेशन के ऊपर। अब मेरे पास दो रिलेशन हो सकती हैं, एक मेरी रिलेशन हो सकती है p और v के टर्म्स में, एक मेरी रिलेशन हो सकती है p और t की टर्म्स में। आपके पास t1 भी है, आपके पास p1 भी है, आपके पास v1 भी है, आपके पास vx आ गया है, आपके पास tx भी आ गया है, क्योंकि tx मैंने अभी अभी ढूंढा है। तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का इक्वेशन यूज करो। मैंने ये वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन का यूज किया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है। I could have also used वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला रिलेशन, क्यों वॉल्यूम और प्रेशर वाला रिलेशन, क्योंकि मुझे दोनों वॉल्यूम मालूम थी। तो जिस स्टूडेंट को टेम्परेचर विद प्रेशर यूज करना है वो टेम्परेचर विद प्रेशर यूज करे, जिसको वॉल्यूम विद प्रेशर यूज करना है वो वॉल्यूम विद प्रेशर यूज करे, क्योंकि सारी रिलेशन आपको मालूम है। ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है क्योंकि मुझे एक्चुअली वो पॉइंट चाहिए जहां तक वो जा रहा है। बात समझे? यस सर। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने एडियाबैटिक
मैंने एडियाबैटिक कर्व का इक्वेशन यूज किया है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता था? ओरिजिनल इक्वेशन अगर आपको याद हो, वो शॉर्ट फॉर्म याद हो, दैट वाज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 R अपॉन CP। ये उसकी रिलेशन थी। अब मैं अपने T2 को Tx अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि Tx मेरा फाइनल है, इसके अंदर A to X जा रहा हूं। तो मैंने अपने रिलेशन में क्या लिखा? Tx अपॉन T1 इज इक्वल टू Px अपॉन P1 R अपॉन CP। Tx मेरा क्या है? 567.57। अभी मैंने पिछले स्टेप में ढूंढा था। T1 मेरा क्या है? 298.15। Px क्या है? यही मुझे प्रेशर ढूंढना है। P1 क्या है? P1 मेरा मुझे 1 बार है। सबसे पहले मैं इस 1 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास सिंपली ये बन जाएगा Px to the power 0.8571 is equal to 1.90363। ये कैसे आया? ये 1.9063567 डिवाइड बाय 298.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 से आया। और ये कांस्टेंट कैसे आया? 0.28571। ये R अपॉन CP से आया। R मेरा कितना था? 8.314। CP मेरा कितना था? 7/2R, यानी 7/2 डिवाइड बाय 8.3, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 8.314। मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। अब लॉग्स तो आपको आते हैं ना, या लॉग्स भी मुझे सिखाने पड़ेंगे? अगर लॉग्स नहीं आते तो लॉग्स को प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको लॉग्स की जरूरत पड़ेगी, मगर मैं आपको फिर भी बता देता हूं लॉग के अंदर क्या होता है। फर्ज करें अगर कोई पावर आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर होता है तो आपको लॉग लगाना पड़ता है। ये 0.28571 एक्सपोनेंशियल के अंदर है, तो आप इसको पीछे ले जाओगे एज अ कांस्टेंट। जिस टर्म के ऊपर ये है वहां पर आप लॉग लगा दोगे, यानी आप px से पहले लॉग लगा दोगे, लॉग px। अगर एक जगह लॉग लगाया है तो आप दूसरी जगह भी लॉग लगा दोगे, लॉग 1.9037x। अब आप इसको 0.28571 को वैसे के वैसे रहने दो और log 1.903x को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो। जब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.28571 log px वैसे का वैसे रहेगा, ये 0.2795 बन जाएगा। आगे आपको सॉल्व करना आता है, कैसे रहते हैं? 10 टू द पावर कर आंसर लेते हैं। यानी मैं इसको क्या करूंगा? मैं 10 टू द पावर 0.2795 कर दूंगा। दिस इज अ रूल ऑफ लॉग। और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं 0.28571 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब मैंने ये सब किया तो मेरा जो px बनता है वो 9.5814 बनता है। तो मुझे मालूम है मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9.5814 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 9.5 मैंने 10 इसलिए रखा था शुरू के अंदर मैं डिमार्केट नहीं कर सकता था कि ये 10 बनेगा, ये 15 बनेगा, 20 बनेगा, मुझे नहीं मालूम था। ये मुझे सिर्फ वर्कआउट कर मालूम पड़ा। तो मैं एक लाइन बना दूंगा 9.518 की तरफ। ये 1 से लेकर 9.158 तक डायरेक्ट आइसोथर्मल, डायरेक्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो मैं एक डायरेक्ट एक कर्व बना दूं। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, वो ये नोट करें कि मैंने कोशिश ये की है कि मेरा जो कर्व है ना, इसका ग्रेडियंट स्टीपर है आइसोथर्मल कर्व के निस्बतन। आइसोथर्मल कर्व को मैंने फ्लैट बनाया है, एडियाबैटिक वाले को मैंने स्टीप बनाया है। और ये लाजमी मैं देखूंगा, अगर आपको ये कर्व बनाने को आ गया तो मैं इसको देखूंगा कि आपने स्टीप बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि फिर आपने अपना लॉ ही खराब कर दिया है। तो इसको प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर मैंने स्टीप बनाया है। ये जो मेरा पॉइंट है जो C के ऊपर डॉट है, C के पास डॉट है, ये क्या पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया X पॉइंट, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। यानी ये जो पॉइंट है दिस इज A टू लेकर X टू B क्या हो रहा था? X टू B मेरा हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो ओरिजिनल कंडीशन पे आ रहा था। कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ जाएगा उसके अंदर एरो, क्योंकि और कोई इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, इसको अपने ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर आना है।
तो इसका डायरेक्शन देखें, डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायरेक्शन देखें, मैंने डाउनवर्ड फ्लो के अंदर बनाया है और इस प्रोसेस को मैंने लेबल कर दिया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच आई शुड हैव रिटन। इस डायग्राम में कोई मसला है? ये डायग्राम सिर्फ जब बनेगा जब तक आप इसको अपने हाथ से कर बनाएंगे। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो आप, मैं अभी आपके साथ रेफरेंस भी शेयर करता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि यहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहां पर नहीं शेयर करूंगा, अगले उसके अंदर शेयर करूंगा आपको। यहां तक कोई मसला है? बन जाएगा? जी पूछें, सवाल पूछें। क्वेश्चन क्या है? हाथ उठा रहे थे आप? यहां पर मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूं इस लेक्चर की।